नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के प्रशासनिक प्रयोग के बारे में। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था मोहम्मद बिन तुगलक के प्रारंभिक जीवन के बारे में और उसके राजत्व सिद्धांत और उसके काल में हुए प्रमुख विद्रोहों के बारे में पढ़ा था। तो इस पार्ट में हम पढ़ेंगे प्रशासनिक प्रयोगों के बारे में। मोहम्मद तुगलक का जो शासनकाल था वो महत्वपूर्ण प्रशासनिक सुधारों और योजनाओं के लिए प्रसिद्ध था। सुल्तान का जो उद्देश्य था प्रशासकीय कुशलता और साम्राज्य का संगठन और उसका विस्तार करना। तो उसने राजारोहण के बाद मोहम्मद तुगलक ने कुछ नई योजनाओं का निर्माण कर उन्हें क्रियान्वित करने का प्रयास किया। तो बरनी के अनुसार सुल्तान ने 5 योजनाएं विशेष रूप से चलाई थी। पहली, दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि 1326 से 1327 ईस्वी और राजधानी परिवर्तन 1327 ईस्वी में। तीसरी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन 1329 से 1330 ईस्वी में। और चौथी योजना थी खुरासान अभियान और पांचवी योजना थी उसकी कराचील, जो कि कुमायूं की पहाड़ियों का अभियान था, ये उसने चलाई। पहली योजना दोआब क्षेत्र में उसने कर वृद्धि करी। जो गंगा यमुना का जो दोआब क्षेत्र था वो भारत का सर्वाधिक उपजाऊ क्षेत्र था, तो और बढ़े हुए कर को सहन भी कर सकता था। तो उसने दोआब क्षेत्र में कर में वृद्धि करी। तो अलग अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में अलग अलग व्यू दिए हैं कि उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि क्यों करी। तो कुछ इतिहासकारों के अनुसार वो इस क्षेत्र में जो उपद्रवी लोग थे उनको दंड देना चाहता था और कुछ कहते थे कि वो उसका खजाना खाली हो गया था तो उस राजकोष को भरना चाहता था। और कुछ के अनुसार सेना की शक्ति को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त साधन जुटाना चाहता था, इसीलिए उसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि करी। इस क्षेत्र में जो कर की दर उसने रखी 1/10 से 120 थी पहले, तो इसे बढ़ाकर उसने हाफ कर दी, यानी 50% कर दी। परंतु उसी समय क्या हुआ, जब ये योजना चलाई जा रही थी तो दोआब में अचानक से अनावृष्टि के कारण अकाल पड़ गया और महामारी फैल गई, जिससे कि पैदावार प्रभावित हुई। और तो किसानों की दशा बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो कर देने की स्थिति में नहीं थे। लेकिन फिर भी जो राजस्व अधिकारी जो कि मोहम्मद बिन तुगलक ने नियुक्त किए थे, उन्होंने कठोरता से कर वसूल करने का प्रयास किया, जिससे क्या हुआ कि किसानों ने कृषि कार्य छोड़ दिया और विद्रोह करने लग गए, लूटमार करने लग गए। फिर सुल्तान ने भी कठोरता से इन किसानों का दमन किया, जिससे उनकी स्थिति और भी ख़राब हो गई और फिर कई जगहों पे हिंसा होने लगी। लेकिन बाद में जब सुल्तान ने सोचा और उनको किसानों की जो वस्तु स्थिति थी उसके बारे में जब पता चला कि किसान असमर्थ हैं कर देने में, तो जब उनकी दयनीय स्थिति को जान गया तो उसने फिर राजस्व संग्रह को रोक दिया और फिर अकाल पीड़ितों को राहत पहुँचाई। उसने मोहम्मद तुगलक ने कृषि की देखभाल के लिए फिर दीवाने कोही नामक एक नए विभाग की स्थापना करी और इसमें जो अकाल और प्राकृतिक प्रकोप के समय जो किसानों को बीज, हल और बैल आदि देने के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों की उसने नियुक्ति करी। और मोहम्मद बिन तुगलक ने किसानों को बहुत कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध करवाए, सोंदर उपलब्ध करवाए। और सरकारी कर्मचारियों के भ्रष्टाचार और किसानों की उदासीनता, इन सब कारणों से जो कृषि संबंधी जो कृषि उन्नति संबंधी जो अपनी योजना है उसको इसने फिर 3 वर्ष बाद समाप्त कर दिया। बोलते कि ये जो इसकी जो दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि की जो योजना थी उसकी असफलता के मुख्य कारण तो थे, पहला तो अकाल की स्थिति में इसने सुधार को कार्यान्वित किया था और दूसरा जो था वो राजस्व अधिकारियों ने सुल्तान को वास्तविक स्थिति से परिचित नहीं करवाया था। किसानों की जो स्थिति थी अकाल के समय, वो जो वास्तविक स्थिति थी उससे परिचित नहीं करवाया और उनके साथ कठोरता बरती, उनसे कठोरता से राजस्व संग्रह किया। और तीसरा था इस योजना के असफलता का कि अलाउद्दीन ने जो कर हटा दिए थे क्योंकि लोगों ने उन करों का विरोध किया था, लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे फिर से लगा दिया। इसी वजह से ये योजना इसकी जो थी वो असफल रही। दूसरी योजना राजधानी परिवर्तन। मोहम्मद तुगलक जो है उसका ये सबसे विवादास्पद कार्य था राजधानी परिवर्तन। उसने अपनी राजधानी जो थी वो दिल्ली से देवगिरी स्थानांतरित की और ये जो उसने फिर देवगिरी का नाम बदलकर दौलताबाद कर दिया था। तो सुल्तान की इस योजना की भी बहुत आलोचना हुई।
मोहम्मद तुगलक द्वारा जो राजधानी परिवर्तन के कारणों पर भी इतिहासकारों ने अलग अलग विचार दिए हैं, काफ़ी सारा विवाद है। फिर भी निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि जो देवगिरी की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति थी, उसका रीज़न क्या था ये देवगिरी से दौलताबाद राजधानी स्थानांतरण करने में, कि देवगिरी की जो भौगोलिक और सामरिक स्थिति थी वो बढ़ने के अनुसार जो देवगिरी सल्तनत के केंद्र में स्थित था, इसलिए भारी आक्रमणों से सुरक्षित था। और ये जो देवगिरी से सल्तनत के जो सभी प्रांत थे तथा प्रमुख नगर थे वो बराबर की दूरी पर स्थित थे। और दूसरा रीज़न था, इब्न बतूता और इसामी ने कहा कि जो सुल्तान है वो दिल्ली के नागरिकों को दंड देना चाहता था, ऐसा इब्न बतूता और इसामी कहते हैं, क्योंकि वे उसे गाली और आलोचना भरे पत्र लिखा करते थे। तो इन पत्रों की बुलेजले हैग ने भी पुष्टि करी है कि हाँ ये सच में लिखा करते थे। तारीख़ मुबारक शाही के अनुसार सुल्तान जो है वो दोआब की जनता को दंड देना चाहता था। गार्डन ब्राउन कहते हैं कि इसका कारण मंगोल आक्रमण है। उनके अनुसार मंगोल आक्रमण से पंजाब का महत्व घट गया था और इस पंजाब के महत्व को घट जाने से सुल्तान ने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया। और हबीबुल्लाह कहते हैं कि दक्षिण भारत में मुस्लिम सभ्यता और संस्कृति के विकास की दृष्टि से ये राजधानी परिवर्तित की गई। डॉक्टर मेहंदी हसन और प्रोफेसर निज़ामी कहते हैं कि राजधानी बदली नहीं गई, अपितु सुल्तान ने दो राजधानी बना ली थी, एक तो दिल्ली और देवगिरी, ये दोनों ही रखने का उसने निश्चय किया। उपयुक्त कारणों में से सबसे जो संभावित कारण है वो दक्षिण भारत है, जिसका अधिकांश जो भाग है वो दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया था और उसकी जो शासन व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाना रहा होगा, ऐसा माना जाता है। और चूँकि लोगों को संभवतः ये कि बलपूर्वक दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया, तो इस योजना की असफलता का कारण यह था कि इसने 1327 ईस्वी में सारी जनता को एक साथ स्थानांतरण के आदेश दे दिए थे। सारी जनता को एक साथ दिल्ली से दौलताबाद भेजा गया और दिल्ली से देवगिरी तक का जो सफ़र था 700 मील का, वो 40 दिन में पूरा किया गया। लेकिन जिस समय ये स्थानांतरण किया गया राजधानी का, वो गर्मी का मौसम था, जिससे क्या हुआ कि लोगों को बहुत अधिक मात्रा में कष्ट हुआ। और फिर दौलताबाद में बाद में ऐसा हुआ कि दौलताबाद में उसका खुद का भी मन नहीं लगा, दक्षिणी क्षेत्र भी विद्रोह करके सल्तनत से बाहर होने लग गए थे, तो इससे देवगिरी को राजधानी बनाने का कोई औचित्य नहीं रह गया था और वो समाप्त हो गया था। तब सुल्तान ने उन सभी लोगों को जो वापस दिल्ली लौटना चाहते थे उनको जाने की आज्ञा दे दी। डॉक्टर ए एल श्रीवास्तव कहते हैं कि सुल्तान ने दो भूल की थी इस संदर्भ में। वो कहते हैं कि पहला तो दौलताबाद जो था वो राजधानी बनाने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं था, और दूसरा जो था उसका जो परिवर्तन का जो तरीका था, राजधानी परिवर्तन का तरीका जो था वो दोषपूर्ण था। उसे केवल दरबार को दौलताबाद ले जाना था और जो बाद में जो शेष लोग रहते वो स्वयं अनुसरण करते हुए वहाँ पर पहुंच जाते। अतः योजना की जो असफलता का मूल कारण जो था वो राज्य के अधिकारियों का असहयोग था। बर्नी इसके बारे में लिखता है कि सुल्तान ने इस परिवर्तन के बारे में किसी से भी परामर्श नहीं लिया था और इससे जो उत्पन्न लाभ और हानि पर भी उसने पर्याप्त रूप से विचार नहीं किया था, इसलिए ये योजना उसकी असफल रही। तो 1335 में इसने दिल्ली को फिर से राजधानी बना लिया और इस प्रकार आने जाने से लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। तो ये सुल्तान की ये योजना भी असफल रही और वो जनता में थोड़ा सा अप्रिय हो गया था, लोग उससे थोड़ा सा असंतुष्ट हो गए थे। तीसरी उसकी योजना थी सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। मोहम्मद तुगलक ने मुद्रा के क्षेत्र में तो वैसे बहुत सारे सुधार किए। इन सुधारों में उसका एक प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा का, जो बहुत महत्वपूर्ण था। उसने मुद्राओं के अपेक्षित मूल्य को निश्चित किया और इन मुद्राओं का जो रूप था उसने बहुत सुंदर बनवाया और उसमें उसने आयतें लिखवाई और एक नई मुद्रा चलाई थी, दोकानी नाम से एक इसने नई मुद्रा चलाई। उसने स्वर्ण टंका और चांदी के टंका का आनुपातिक मूल्य निश्चित किया। स्वर्ण टंके का भार उसने 175 ग्रेन के स्थान पर उसने उसको 200 ग्रेन कर दिया, जिसको दिनार कहा जाता था, और 140 ग्रेन भार का एक चांदी का टंका चलाया उसने,
जिसे अदली कहते थे। फिर बाद में 1332 ईस्वी के आसपास स्वर्ण टंके को उसने वापस 175 ग्रेन का कर दिया। तो इन सब सुधारों के कारण एडवर्ड थॉमस ने उसे धनवानों का राजकुमार कहा है। याह्या बिन सरहिंदी और बदायूनी फरिश्ता और बर्नी ने राजकोष खाली हो जाना इसका मुख्य कारण बताया। सांकेतिक मुद्रा क्यों चेंज करी, तो उसके रीज़न उन्होंने बताया कि इनके अनुसार सुल्तान जो था उसके द्वारा मुक्त हाथ से एक तो उपहार पुरस्कार आदि देने से तथा युद्धों और विद्रोह तथा खर्चीले जो प्रशासनिक प्रयोग थे उससे राजकोष में सोने चांदी का अभाव हो गया था। दूसरा रीज़न था कि अकाल और दोआब में जो कठोर कर नीति अपनाई थी उसके परिणाम स्वरूप सल्तनत की आय में कमी आ गई थी। तीसरा रीज़न बर्नी के अनुसार सुल्तान संपूर्ण संसार को जीतना चाहता था और उसके लिए एक विशाल सेना की आवश्यकता थी और उसके रखरखाव के लिए धन की ज़रूरत थी। चौथा रीज़न है सुल्तान को नए नए प्रयोग में रुचि थी और यह भी उसका एक नया प्रयोग था। गार्डनर ब्राउन ने जो कारण बताया है सुल्तान की सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन की, वो सबसे सही प्रतीत होती है। उनके अनुसार शायद सुल्तान के शासनकाल में चांदी की बहुत कमी आ गई होगी, जिससे विवश होकर उसे ये सांकेतिक मुद्रा चलानी पड़ी। और मोहम्मद तुगलक ने बर्नी के अनुसार तांबे और फरिश्ता के अनुसार पीतल के सिक्के चलाए, जो कि पीतल के सिक्के तो बहुत कम मात्रा में ढलवाए थे। और सुल्तान ने ये जो सांकेतिक मुद्रा को कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया और उनका मूल्य सोने तथा चांदी के सिक्कों के समान ही माना गया। उससे लोगों को सभी प्रकार के जो लेन देन थे और क्रय विक्रय थे इनमें इन सिक्कों का सोना चांदी के सिक्कों की तरह ही प्रयोग करने को कहा गया। इसमें सुल्तान ने सबसे बड़ी भूल की कि उसने टकसाल पर राज्य का एकाधिकार रखने का कोई प्रयास नहीं किया और सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं रहने के कारण बहुत सारे जाली टकसाल बन गए और लगान जो है फिर इन जाली सिक्कों से दिया जाने लगा, जिससे कि अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ठप हो गई थी। तो ये जो इसमें एडवर्ड थॉमस लिखते हैं कि सुल्तान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। सुल्तान की इस योजना की असफलता के कारणों में बताते हैं एडवर्ड थॉमस कि सुल्तान ने ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी जिससे कि राजकीय टकसाल के सिक्के और जो साधारणतः जो कुशल कारीगर द्वारा जो बनाए गए निजी सिक्के उनमें कोई अंतर मालूम किया जा सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की थी। चीन में जैसे कागज़ के नोटों के अनुसरण को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था की गई थी, किंतु यहाँ मोहम्मद तुगलक ने तांबे के सिक्कों को की जो असलियत की जांच के लिए कोई उपाय नहीं किया था कि ये असली हैं कि नकली हैं, और न ही साधारण जनता द्वारा जो जाली सिक्के को बनाने पर ही किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध किया था। तो हर व्यक्ति सिक्के बनाने लग गया था और इसके अलावा जो जाली सिक्के बनाने वाले थे उनको भी दंड देने की उसने कोई व्यवस्था नहीं की थी। और दूसरा एक और रीज़न था सांकेतिक मुद्रा की सफलता के लिए ये ज़रूरी था कि सुल्तान इसके लिए जनता को प्रशिक्षित करे, ट्रेनिंग दे, उन्हें बताए कि इसकी जो उस सफलता के लिए उस जो समय और धैर्य की आवश्यकता थी जो कि सुल्तान में नहीं थी। इसलिए ये योजना जो तर्कसंगत और व्यवहारिक तो थी, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक था उसको परिस्थितियों को समझने की क्षमता नहीं थी, इस वजह से ये योजना असफल रही। तीसरा एक और रीज़न था इस योजना की असफलता का कारण, एक तो जनता का पिछड़ापन और अज्ञानता। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद लिखते हैं कि उस युग की सामान्य जो जनता थी उसके लिए पीतल ही था और तांबा ही था। तो राज्य की आवश्यकताएं कितनी महत्वपूर्ण हो उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं थी कि किसी भी तरह की कोई मुद्रा चले, इस बारे में जनता को कोई चिंता इस बात की नहीं थी। और चौथा रीज़न था सुल्तान को अपने अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला था, क्योंकि उन्हें स्वयं सुल्तान की योजना में विश्वास नहीं था और इस स्थिति के लिए भी सुल्तान खुद ही उत्तरदायी था, क्योंकि वो एक स्वेच्छाचारी शासक था, अपने हिसाब से काम करता था। तो उसने इस योजना के बारे में अपने अमीरों और अधिकारियों से कोई विचार विमर्श करना आवश्यक नहीं समझा था। और ये जो मोहम्मद बिन तुगलक को सांकेतिक मुद्रा चलाने की जो प्रेरणा मिली वो एक चीन के मंगोल सम्राट कुबलई खां, जिसने कागज़ की एक सांकेतिक मुद्रा चलाई, और ईरान जो फारस के शासक थे गाई खत्तू, जिसने चमड़े का सिक्का चलाया था, इनसे इसको ये प्रेरणा मिली। ये कई बार कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछते हैं। चौथी योजना थी उसकी खुरासन विजय योजना। ये योजना खुरासन के शासक अब्बू सैयद के विरुद्ध थी।
मोहम्मद तुगलक का उद्देश्य गजनी और काबुल पर नियंत्रण स्थापित करना था और मंगोल आक्रमण से रक्षा करना था। इसके लिए उसने क्या किया, ट्रांस ऑक्सियाना के शासक तारमाशिरिन और मिस्र के सुल्तान के साथ एक त्रिमैत्री संघ बनाया, जो कि किसके विरुद्ध था ये त्रिमैत्री संघ? खुरासन के सुल्तान अबू सैयद के विरुद्ध। फिर जियाउद्दीन बर्नी कहता है कि उसने 3,70,000 सैनिकों की एक विशाल सेना बनाई और फिर क्या किया कि सैनिकों को 1 वर्ष का वेतन राजकोष से पेशगी के रूप में दे दिया, एडवांस में दे दिया। परंतु फिर दूसरे ही वर्ष क्या हुआ, इस सेना को भंग कर दिया गया। क्यों? क्योंकि भारत और खुरासन के बीच बर्फ से आइस से ढका हुआ एक कठिन मार्ग था, तो मध्य एशिया की राजनीतिक स्थिति में भी उस समय परिवर्तन हो गया था। इस वजह से सुल्तान को इस खुरासन विजय की योजना को रद्द करना पड़ा। तो कई इतिहासकार, कई विद्वान कहते हैं कि ये योजना भी शुरू से ही जो थी वो अव्यवहारिक थी। सुल्तान ने आरंभ में जो भौगोलिक दूरी और यातायात की जो कठिनाइयाँ तथा मार्ग की जो लड़ाकू जातियाँ थी उनके बारे में कोई विचार नहीं किया था। और स्वयं सुल्तान की स्थिति भी उस समय सुरक्षित नहीं थी और दोआब में भी लगातार जो अकाल पड़ा था उससे भी त्राही त्राही विद्रोह वगैरह सब हो रहा था, मच रहा था। केवल तारमाशिरिन के आश्वासन पर इतने दूरस्थ क्षेत्र में अभियान करना उस समय बुद्धिमानी नहीं थी। इसी वजह से इसकी योजना भी असफल रही। 5वां अभियान था कराचल यानी कराजल अभियान 1337 से 1338 के बीच में। ये हिमालय की पहाड़ी क्षेत्र में किया गया था। ये अभियान जो था संभवतः कांगड़ा या कुमाऊं जिले में किया गया था। इस अभियान के अंतर्गत सुल्तान ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में एक विशाल सेना को पहाड़ी राज्यों को जीतने के लिए भेजा। तो कुछ विद्वानों के अनुसार यह हिंदू राज्य है, सल्तनत के विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था। जो ये कराचल वाला जो अभियान था ये हिंदू राज्य था, तो जो सल्तनत के जो विरोधियों का आश्रय स्थल बना हुआ था, इसलिए मोहम्मद तुगलक ने इसको जीतने की सोची। उसकी विशाल सेना इन जंगली पहाड़ी रास्तों में भटक गई। ये पहाड़ी इलाका था, तो यहाँ जंगली पहाड़ी रास्तों में उसकी सेना भटक गई और चूंकि उसी समय वर्षा ऋतु का आगमन था तो शाही सेना को बहुत नुकसान उठाना पड़ा और हिंदू शासक ने भी घबराकर उससे बाद में संधि कर ली तथा युद्ध के हट जाने के रूप में निश्चित धनराशि देना स्वीकार कर लिया। इब्न बतूता और बर्नी दोनों ही कहते हैं कि इस अभियान में लास्ट में केवल उसके 10 अधिकारी ही बचकर वापस आ सके थे। तो इस प्रकार इसकी ये योजना भी असफल रही है। लेकिन इस असफलता के बाद भी सुल्तान का उद्देश्य पूरा हो गया था, क्योंकि कराचल के राजा ने सुल्तान को खिराज देना स्वीकार कर लिया था और उनकी जो भूमि जो थी तराई में, उस पर सुल्तान की आज्ञा के बिना वह कृषि नहीं कर सकते थे। तो इसको ये थोड़ी बहुत सफलता इस अभियान में उसे प्राप्त हुई। So that's all for about Muhammad bin Tughlaq. Thank you.